नमस्कार साथियों, आज हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे जो हमारे शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे हमारे शरीर जो बना हुआ है कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। अब कोशिकाओं जो बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिल जाती हैं तो टिश्यू बनता है, और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो आर्गन बनता है, और बहुत सारे आर्गन मिल जाते हैं तो आर्गन सिस्टम बनता है। आर्गन सिस्टम के बाद फिर हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे किसी घर को बनाने के लिए ईंट, बालू, सीमेंट, सरिया की ज़रूरत होती है, और सब मिल करके जो घर बनाते हैं। तो हमारा शरीर जो है जो बना हुआ है कि इसमें लगभग करोड़ों कोशिकाएं हैं, और उस तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएं से हमारा शरीर बना हुआ है। तो हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करें। इसको साइटो भी कहते हैं, इसीलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। क्वेश्चन आता है। और जीवित कोशिका की खोज जो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। जो मृत कोशिका की 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। अगर पूछ देगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था, तो एंटोनी वान लीeuwenhoek ने किया था। फिर उसके बाद होता है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा होता है, जो एक कोशी जीवों में पाया जाता है। फिर उसके बाद होता है कि जो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? इसके जो कोशिका का चैप्टर इतना बड़ा है, उसमें कोशिका यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल डिवीजन, एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस, बहुत सारा है। तो हम अभी स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कोशिका के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक दिया था। फिर उसके बाद होता है कि मानव में सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका वो जो है अंडाणु होती है तरीके से वो। और सबसे अगर देखिए छोटी बड़ी के बाद फिर अगर सबसे लंबी कोशिका पूछेगा तो जो हमारी तंत्रिका कोशिका होती है, जो एक तरीके से तंत्रिका मतलब नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल जो होती है, उस तंत्रिका कोशिका होती है, वो सबसे लंबी होती है। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा किस कोशिका में विभाजन होता है, किस अंग की कोशिका में सबसे ज़्यादा विभाजन होता है? तो हमारी जो लीवर पाया जाता है उसमें सबसे ज़्यादा विभाजन होता है। इसीलिए लीवर बहुत जल्दी जो है अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। कहीं भी थोड़ा चोट लग जाए तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन लीवर कैंसर अगर हो जाता है तो जल्दी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि उसमें अनकंट्रोल डिवीजन होता है। इसे लीवर कैंसर, जैसे आप देखेंगे कि जो अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल इज नोन एज कैंसर। तो जो लीवर का कैंसर होता है जिसको हेपेटाइटिस बी कहते हैं, फिर उस खतरनाक होता है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी आ जाता है। हेपेटाइटिस ए तक तो कंट्रोल हो सकता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी सी कंट्रोल नहीं हो पाता, जिसमें आदमी की डेथ हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा लीवर में सेल डिवीजन होता है, और उसके बाद सबसे कम सेल डिवीजन आपके ब्रेन की न्यूरॉन कोशिका में होता है, क्योंकि उसमें आपकी न्यूरॉन कोशिका में सेल डिवीजन होता ही नहीं। आप कहेंगे कि सर ये बताइए कि आप अभी बता रहे हैं कि जो कोशिका विभाजन होता है, अनकंट्रोल होता है, वही जो है कैंसर होता है। तो जब ब्रेन में सेल डिवीजन होता ही नहीं है तो ब्रेन का कैंसर कैसे होता है? क्योंकि कैंसर में भी तो सेल डिवीजन होगा। तो 90% जो ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन्स होती हैं उसमें 90% न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, और 10% जो है गिलियन कोशिका पाए जाते हैं, गिलियन कोशिका पाए जाते हैं। वो 10% में ही डिवीजन होता है। इसलिए ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर वगैरह जो हो जाते हैं, जो आदमी बचते नहीं हैं, तो इस तरीके से वो 10% गिलियन कोशिकाओं में ही सेल डिवीजन होता है। इससे जो है ब्रेन का कैंसर होता है और आदमी की डेथ हो जाती है। फिर उसके बाद जो कोशिका के अंग हैं, जो कोशिका के अंदर बहुत सारे, जैसे आप देखेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारी कोशिका है, कोशिका जो के अंदर जो जीवद्रव्य एक तरीके से होता है उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। वो प्रोटोप्लाज्म होता है, मतलब कोशिका अब जो प्लांट कोशिका होती है वो आयताकार होती है, और जो एनिमल कोशिका होती है वो एक तरीके से गोलाकार होती है, ये भी आप समझेंगे। और अंतर क्या होता है? जो प्लांट कोशिका की दीवार में सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल कोशिका की दीवार में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, उसमें मेन डिफरेंस आप देखेंगे। जैसे बैक्टीरिया हो गया, जिसको आप जीवाणु कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरिया क्या है, एनिमल है कि प्लांट है? तो अब चूँकि उसमें सेल वॉल पाई जाती है, इसलिए बैक्टीरिया को हम प्लांट कहेंगे, प्लांट के अंतर्गत आता है। जैसे अब जो सभी लोग कहते हैं बैक्टीरिया एक जीव है, जिससे बहुत सारे रोग होते हैं, तो सभी लोग कहेंगे नहीं वो तो जो है एनिमल के अंतर्गत आता है। लेकिन
बैक्टीरिया जो आपका प्लांट के अंतर्गत आता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो हमारी कोशिका होती है, कोशिका के कितने अंग होते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेल्स जिसे कहते हैं, कोशिका ऑर्गेनेल्स। अब कोशिका ऑर्गेनेल्स में सबसे पहले जो सेल मेम्ब्रेन ही समझ लें, जो कोशिका झिल्ली होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है वो प्लांट में भी होती है, एनिमल में भी होती है। वो प्रोटीन की बनी होती है और इसी के अंदर कोशिका के सभी अंग होते हैं। और उसके बाद इसके बाहर एक और मोटी दीवार होती है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, जो सेल वॉल कहते हैं, जो केवल प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है। इसी के आधार पर प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिवीजन भी किया जाता है। और बहुत सारे अंग हैं जिसके आधार पर जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जैसे आपके प्लास्टिड वगैरह हो गए, जो लवक कहते हैं, जो प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, और वैक्यूल्स वगैरह हो गए। तो इस तरीके से अब उसके बाद जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस क्यों कहते हैं? कि क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने के बाद हमारी कोशिकाओं में जा कर के क्रेब्स साइकिल होती है। क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने एक, जहाँ पे एटीपी का निर्माण होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, और वहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। जब ग्लूकोज का निर्माण होगा तो ग्लूकोज से ही हमको एनर्जी मिलेगी, और ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगी तो हमारे पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए। हम अभी बोल रहे हैं तभी हमको एनर्जी चाहिए, दौड़ रहे हैं तभी एनर्जी चाहिए, कोई कार्य कर रहे हैं तभी एनर्जी चाहिए, कुछ भी कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है? जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन जाती है और वहाँ पे जो है उसके माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना होती है, अंदर अंदर अंगुली धंसी हुई संरचना, जिसको क्रिस्टी कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि क्रिस्टी पे जो वो छोटे छोटे जो ग्लूकोज के होते हैं कण, वहाँ पे 38 एटीपी ग्लूकोज से जो आपका एटीपी से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण होता है। और वो पूरा ऊर्जा वहाँ निर्माण होता है। इसी आधार पे माइटोकॉन्ड्रिया को किचन भी कहते हैं, यानी सेल का किचन किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है गाल्जी बॉडी। अब गाल्जी बॉडी की कैमिलो गाल्जी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज किया था। गाल्जी बॉडी का काम होता है पूरे जो ऊर्जा बनी माइटोकॉन्ड्रिया में, उस ऊर्जा को पूरे शरीर में परिवहन करना। अब जैसे मान लिया आप चल रहे हैं तो आपके पैर को ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, आपका पैर थक गया, अब हाथ है, पूरे शरीर में आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन हो रहा है और ऊर्जा बन रही है। तो हर जगह की जो परिवहन करता है ऊर्जा को, यानी पैर को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, हम बोल रहे हैं तो हमारी जीभ को ज़्यादा ऊपर नीचे हो रही है तो जीभ को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। अगर मान लीजिए धीरे धीरे यहाँ की ऊर्जा खत्म हो गई तो पता है जीभ रुक जाएगी और आवाज़ बंद हो जाएगी। तो इसलिए जो गाल्जी बॉडी होती है ये पूरा ऊर्जा का परिवहन करती है पूरे शरीर में। कोई भी अंग बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और उसको वहाँ पे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, तो जहाँ जो अंग नहीं काम कर रहा है वहाँ भी ऊर्जा बन रही है, तो पूरे शरीर में ऊर्जा का ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ तक जो है कोशिकाओं में ऊर्जा भेजने का काम करती है। फिर उसके बाद वैक्यूल्स होता है, जिसको रसधानी कहते हैं। जो वैक्यूल्स में हम ये जानते हैं कि हमारे शरीर में लगभग 60 से 65% जल होता है। अब इसी वैक्यूल्स में जल होता है। वैक्यूल्स जो कोशिकाओं के अंदर होता है। अब हम कहेंगे सर ये पूरी शरीर में इतना जल कैसे होता है? लेकिन हमारी जो वैक्यूल्स होता है उसमें जल होता है, और इसी के कारण जो है हमारा शरीर जो है कंट्रोल रहता है, मतलब एक तरीके से बैलेंस रहता है। पानी भी चाहिए हमारे शरीर को बैलेंस करने के लिए। फिर उसके बाद सेंट्रोसोम की खोज बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये सेंट्रोसोम का काम होता है कि सेल को डिवीजन करना। अब हम पढ़ाएंगे सेल का डिवीजन, जैसे माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस। तो इस तरीके से जो है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन जो कायिक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जो एक कोशिका जीव में होता है। तो उस तरीके से जो ये सेंट्रोसोम होता है, ये सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। अब सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन मैंने बताया आप लोगों को लीवर में होता है। अब सबसे कम कोशिका विभाजन आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स में होता है। तो इस तरीके से जो फिर उसके बाद होता है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या करती है कि हमारे शरीर को एक आंतरिक कंकाल देती है। शरीर का मतलब कि सेल को एक जो है ढांचा निर्माण होती है। अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका ना रहे तो सेल का जो है जो स्ट्रक्चर है, जैसे हमने बताया ना कि जो प्लांट सेल का स्ट्रक्चर होता है वो आयताकार होता है, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर गोलाकार होता है। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण ही जो है उसका स्ट्रक्चर बना रहता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वसा का निर्माण करता है, यानी फैट
सिंथेसिस करता है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो आपके प्रोटीन का निर्माण करता है। अब उसके बाद आता है आपका राइबोसोम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसी के पर राइबोसोम पाया जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उस पर उसकी स्ट्रक्चर पे दाने टाइप संरचना बन जाती है, जो वही राइबोसोम होता है। वही राइबोसोम आपके प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसीलिए वो रफ टाइप होता है। रफ इसीलिए होता है कि भाई उसमें दाने दाने ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं, इसलिए वो रफ होता है। तो राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन अब राइबोसोम की भी दो प्रकार के होते हैं, एक 70S राइबोसोम और एक 80S राइबोसोम। जो 70S राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल एक कोशी जीवों में पाई जाती है और यूकैरियोटिक सेल बहुकोशी जीवों में पाई जाती है। तो आप इतना समझ लें कि जो है ये सेल का चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्टकट में हम थोड़ा सा ऐसे बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद डिटेल में इसको बताएंगे। फिर उसके बाद आपका केंद्रक है। केंद्रक को सेल का ब्रेन कहा जाता है, एक तरीके से कंट्रोलर भी कहा जाता है। और उसमें लगभग जो सेल होती है न्यूक्लियस होता है, सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो मध्य में पाया जाता है। अब आप देखेंगे कि जो प्लांट सेल का न्यूक्लियस होता है एक साइड में पाया जाता है, जो एनिमल सेल का न्यूक्लियस होता है वो एकदम मध्य में पाया जाता है। तो प्लांट सेल के या एनिमल सेल के दोनों का, प्लांट सेल का भी अलग से बताएंगे और एनिमल सेल को भी अलग से बताएंगे, लेकिन अभी इसे आप जान लीजिए कि तब उसके बाद धीरे धीरे समझेंगे तो आसानी होगी। अब जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, उसमें DNA पाए जाते हैं। तो प्रोटीन 90% और DNA वगैरह 10% पाए जाते हैं। फिर एक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम का काम होता है कि कोई भी कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के अंग हैं, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी उसको ख़त्म कर देता है। अगर उसमें मर जाएँ तो एक तरीके से वो सड़ने लगेंगे तो कोशिका मतलब पूरा एक तरीके से बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी। लेकिन ये लाइसोसोम क्या करता है, उसको अपने अंदर ले करके और पचा देता है। इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। कोई भी हो तो उसको जो है अपने अंदर उसको समाहित करके ख़त्म कर देता है, एक तरीके से साफ भी कर देता है। कोशिका के अंदर जो नष्ट पदार्थ हो जाते हैं, नष्ट अंग हो जाते हैं, उसको साफ कर देता है। अब कहेंगे कि सर ये बताइए कि जो RBC होता है, RBC में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो RBC जब नष्ट होता है, क्योंकि RBC की भी लाइफ स्पान 120 दिन होती है, तो वो नष्ट होता है तब वो ब्लड में ही रह जाएगा। तो ब्लड में जब रह जाएगा, RBC ऐसे मरते रहेंगे तो पता चलेगा ब्लड प्रदूषित हो जाएगा। जब ब्लड प्रदूषित हो जाएगा तो बहुत सारे ब्लड में बीमारियां होंगी, पता चलेगा ब्लड में इन्फेक्शन हो गया। तो होता क्या है कि यह ब्लड जो है का जो RBC होता है, जब उसकी डेथ होती है तो उसमें लाइसोसोम नहीं होता जो उसको खा जाए, तो वह फिर चला जाता है स्प्लीन में। इसीलिए RBC का कब्र जो है स्प्लीन यानी प्लीहा को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देख लिए कि इतने ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और फिर जो आपका जीव द्रव्य है, जीव द्रव्य में जो एक तरीके से कोशिका का जो कोशिका द्रव्य है और एक जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले द्रव्य को जो है केंद्रक द्रव्य कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, अब आगे हम और डिटेल में इसके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।